इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। मित्रों, आज आप सब लोगों को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग के प्रभारी आदरणीय विजय चौथाईवाला जी उपस्थित हैं। आदरणीय त्रिवेदी जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की संक्षिप्त परंतु बहुआयामी यात्रा पर हैं। कल आप सभी ने देखा कि उस यात्रा के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भेंट की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी से भेंट की। और यह दौरा इस दृष्टि से एक अलग महत्व रखता है क्योंकि सामान्यतः जब किसी प्रधानमंत्री का यूएस दौरा होता है तो अमेरिकी सरकार से बात या अधिक से अधिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने की स्थिति होती है, परंतु यहां पर उसके साथ साथ जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी जिसको पहले एशिया पैसिफिक कहते थे उसे अब भारतीय प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, वहां के रणनीतिक विषय के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस यात्रा का यह भी महत्व है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी से पहली बार प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसमें आर्थिक पक्ष से लेके रणनीतिक पक्ष तक, क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कोरोना के बाद के समय बदलते वैश्विक परिदृश्य से लेके पर्यावरण के संदर्भ में अनेक विषयों पे भिन्न भिन्न स्तरों पर मोदी जी अपना विचार रखेंगे। और इसका एक महत्व और भी है कि विगत 7 वर्षों में चाहे दल बदले अथवा राष्ट्रपति, परंतु आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध अमेरिका की सरकार के साथ, सभी राष्ट्रपतियों के साथ उतनी ही प्रगाढ़ता का रहा है और भारत के संदर्भों में उतनी ही प्रबलता के साथ अपना पक्ष रखने का रहा है, और जिसकी की झलक आपको कल भी दिखाई पड़ी। इस विषय पे और विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए मैं अपने विदेश विभाग के प्रभारी श्री विजय चौथाईवाला जी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सुधांशु जी। As you can see, Prime Minister, as always, is having a very busy and very pressuring schedule, and he starts his meetings from the moment he arrives in any country. And yesterday's itinerary was also not an exception. He had a very punishing schedule. He met, as Sudhanshu ji has said, that 5 CEOs. So I would like to elaborate more on these 5 CEOs. ये जो 5 CEOs है उनका चयन बहुत विचारपूर्वक किया गया था। उसमें 2 CEOs जो थे वो 5G और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके उन कंपनियों उसके CEO थे, क्वालकॉम और जनरल एटॉमिक्स। कि जनरल एटॉमिक्स का तो और एक बहुत विशेषता है कि वो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है और उनका CEO भी इंडियन ओरिजिन का है, ये भी एक बात ध्यान में आनी चाहिए। फिर एडोबी सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके CEO शांतनु नारायण, अगेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। और बाकी जो 2 कंपनीज थी, एक सोलर पैनल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है,
और पांचवी कंपनी थी वेरी प्राइवेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट फर्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, ब्लैकस्टोन, की जिसका करीब करीब $600 बिलियन का ओवरऑल एसेट वैल्यू है। उन्होंने $60 बिलियन ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि और $40 बिलियन आगे के 5 साल में वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी भारत की इकोनॉमी पे और भारत की इकोनॉमी के स्ट्रेंथ पे एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने जताया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज हम चाइना में एक बहुत बड़ा संकट, आर्थिक संकट गुजर रहा है, क्योंकि एक वहाँ की सबसे बड़ी जो रियल इस्टेट फर्म है वो आज बैंक्रप्सी के कगार पे है और उसको एक्चुअली कई सारे लोग मिनी लेहमन मूवमेंट जो यूएस में हुआ था, लेहमन मूवमेंट की जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी गिर चुकी थी 2008 में, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस पार्श्वभूमि में ब्लैकस्टोन जैसे कंपनी ने भारत की इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा विश्वास दर्शाया है, ये भी एक बड़ी बात है। क्वाड के बारे में कहे तो क्वाड में डेफिनेटली जो भारत के जो मेन कंसर्न्स है, जो टेररिज्म है, स्पेशली अफगानिस्तान के जो बदल हुआ है तालिबान के आने से, एक्सट्रीमिज़म के बारे में, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म ये कोई कभी भी रीजनल इश्यूज रहते नहीं हैं। जो 9/11 के बाद हमने देखा है कि टेररिज्म का फैलाव कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, इसलिए दैट कैन पोटेंशियली बिकम अ ग्लोबल थ्रेट। प्लस साउथ चाइना सी में जो इश्यूज है, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो भारत हमेशा उठाते आया है, उसके बारे में भी क्वाड में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इशू है, क्लाइमेट चेंज है और सस्टेनेबल एनर्जी है, ये भी इश्यूज क्वाड के मीटिंग में आज चर्चा होगी। और फिर 3 जो 1-to-1 मीटिंग्स हुई कल, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी से मिले और उनके एक अनयूजुअल थोड़ा सा प्रोटोकॉल से हटके जो हुआ कि उन्होंने दोनों ने पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट मीडिया के सामने रखा और बाद में उनकी चर्चा शुरू हुई। और उस चर्चा में भी जैसा विदेश सचिव श्रृंगला जी ने कल कहा कि टेररिज्म का मुद्दा और पाकिस्तान से निर्मित टेररिज्म का मुद्दा बहुत बड़ी मात्रा में सामने आया है। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैज सेड दैट पाकिस्तान शुड नॉट encourage any terrorist activity that is likely to affect India, US or any other part of the world, which is a very significant statement coming from Vice President Kamala Harris. और बाकी जो हमारे 2 मित्र राष्ट्र हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ भी बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपने देखा ही होगा कि जस्ट 10 days back, less than 10 days ago, there was first time 2+2 dialogue with Australia, where defense and foreign ministers of Australia had a talk with defense minister and external affairs minister of India. एंड ये भी एक नई शुरुआत भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में है। तो ऑन एंड ऑल वेरी बिजी डे फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट वेरी इवेंटफुल एंड गिविंग वेरी अनएम्बिगुअस मैसेज नॉट ओनली टू इंडिया एंड US but also overall world that India, Australia and US not only remain as a strong strategic partner, but they have commonality and they are in sync on several global issues which are facing right now to the universe. As Sudhanshu ji has already said that Mr. Biden would be the 3rd president in last 7 years, 2 Democratic and 1 Republican president in last 7 years, to whom Prime Minister Modi will be interacting. But as I can see that in last 7 years, India-US relations have grown from strength to strength. And I am sure that from tomorrow's meeting, the message also will be the same. Thank you very much.
किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। देखिए, कोविड के दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता का परिचय दिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगी, और आप कल्पना करिए दुनिया में आधे से ज्यादा देशों की आबादी 2.25 करोड़ नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इसमें कितना सक्रियता दिखाई, और वैक्सीन डेवलप करने वाले देश जो भी प्रमुख 5-6 देश थे, हम उनमें से एक रहे, और अनेक प्रकार की आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बगैर मोदी जी ने आगे बढ़कर कार्य किया। परंतु एक मैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कहना चाहूंगा, जिस तरफ उन्होंने भी इशारा किया था, द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग in the aftermath of COVID-19. And the impact is not just limited to health sector, but it is also economy and strategic aspects. And in this, I see that India is having a very good opportunity to have another quantum jump, both in terms of strategic and economic status on the international scenario. And I am quite hopeful and confident that under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, we will be able to achieve that goal. और ये वैक्सीन के बारे में just one point I would like to add that just 2 days back 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो 500 million doses of vaccine they will give it to the world free of cost, so that the entire world gets vaccinated, especially those countries where vaccination proportion is very low. और इस मामले में भी उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज वेरी क्रिटिकल टू अचीव दिस गोल दैट द एंटायर वर्ल्ड गेट वैक्सीनेटेड। और इसके लिए भी मुझे लगता है कि ये मामला भी एक क्वाड समिट में आएगा, और भारत ने जो वैक्सीन मैत्री फिर से शुरू करने की बात की है वो इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। We are always confident that security, not only security situation, but also the development of the valley is in on an upward scale and upward trajectory after abrogation of 370. And if someone is praising it, he is actually stating the facts. I guess it was US internal decision which was done by the previous administration and followed by Biden administration. So now we have to take it as a given fact rather than discussing why someone has done it or why someone has not done it. And we have to be ready to see all the eventualities coming out of this withdrawal and the rule of Taliban, which has created certain challenges for us, which Prime Minister has also very well defined during his speech in SCO, and those challenges remain with us for certain amount of time. In this context, I would also like to add one thing, that it is not required that each and everything should be put up, because I think US must be understanding itself that when the government or you can say the ruling dispensation, not the government, the power dispensation in Afghanistan
is not conducive to them. On the other side, Iran is there. With them, they are not having good relations. On the other side, Pakistan, which is having more Chinese impact, and the Chabar port is with China. So it is incumbent on the part of United States to think that if all the three countries, they are having an uncomfortable government, then at the juncture of the Persian Gulf, which is the main gateway for trade between Europe and Asia, their strategic position is to be considered very sensitive. So I think they must be thinking themselves. सरकार ने जो अपना पक्ष है वो तकनीकी आधार पर रखा है, और जो इसका राजनीतिक पक्ष है, जो हमारे तमाम राजनीतिक विरोधी देने का प्रयास करते हैं, मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूं, भाई जो जातियां या जो पार्टियां आज कहती हैं, जरा वो अपनी पार्टी में तो गणना में बता दें समाज के किस वर्ग को कितना हिस्सा दिया है। वो अपने पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों में बता सकते हैं। अच्छा छोड़िए, एक जाति की पार्टी बनने वाली पार्टी ये बता दे कि जो वास्तविक सत्ता के केंद्र में अपनी जाति को कितना हिस्सा दिया है। सिर्फ परिवार। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, हम लोग बचपन में सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, सबके नेता थे। अंततः क्या हुआ? केवल पुत्र के पिता निकले। वंचितों और शोषितों की बहन मायावती आखिर में अपने सगे भाई की बहन निकली। और बिहार में सुनते थे गरीब गुरबा की सरकार, और आखिर में गरीब गुरबा का कुनबा इस समय बिहार का सबसे अमीर कुनबा है, और आखिर में सिर्फ कुनबा की सरकार निकली। इसलिए इसके पीछे जो राजनीतिक हेतु है उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मोदी जी की नीति बहुत स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। जब हमने चाहे गैस के सिलेंडर दिए हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया हो, या जिन लोगों को आवश्यकता थी अनाज की उनको दिया हो, तो जात बिरादरी से परे हट के दिया है। सभी का सम्मान, सबका स्थान और सबका उत्थान, ये हमने मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर अपने पार्टी की फंक्शनिंग में दिखाया है। हाँ, तो सभी दल अपना अपना विचार रखने को स्वतंत्र रहते हैं। जैसे वो हमारे साथ थे, हम स्ट्रांगली श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में थे, वो नहीं थे, तो उस मुद्दे पे हमारा उनका मत अलग था, तो इस मुद्दे पे उनका अलग मत रह सकता है। उन्हें राजनीति में अलग अपना मत रखने का अधिकार है। ऐसा है, एक लाइन में आपको बता देता हूं कि विपक्ष की तरफ बहुत सारे लोग हैं। आप देख रहे हैं ना कि एक तो कोई है जो अपनी जमीन बचाने के लिए है, तो कोई अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्रियों की बात भी कर दी है। तो आपने कहावत सुनी होगी ना हिंदी में, सभी लोगों को पता होगा, बहुतै जोगी मठ उजाड़। तो विपक्ष की स्थिति है बहुतै जोगी मठ उजाड़, और हमारी है एकै जोगी धुआंधार। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का वहां पर स्वागत और प्रोटोकॉल भी वहां की सरकार के द्वारा दिया गया, प्रत्यक्ष बातचीत हुई, जैसा कि अभी विजय चौथाईवाला जी ने बताया कि एक अनयूजुअल बिगिनिंग थी कि पहले दोनों ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए और उसके उपरांत वह बात शुरू हुई। तो मेरा मानना है कोई उसमें खास बात नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक है, इनको जरूर पता होगा, खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। इसका अर्थ होता है कि जो
दुष्ट प्रकृति कहना तो ठीक नहीं लगता है, पर अनुचित प्रकृति के जो लोग होते हैं वो तिल जैसी छोटी छोटी चीजों में दोष देखने का प्रयास करते हैं और अपने बेल जैसे बड़े बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। देखिए, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी आपने जो प्रश्न किया हुआ है, इसमें आपको कोई मन में संदेह है क्या? अरे भाई, आप माने और आप जाने, ये तो आपको स्वयं पता होना चाहिए। आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, आपको इसमें कोई संदेह दिख रहा है? पीएम केयर फंड के द्वारा जिस जिस प्रकार का व्यय हुआ है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, आप लोगों को भी जानकारी है। चाहे उसमें वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे, कोविड के दौरान जो सहायता दी गई थी, और अभी ये भी कहा गया है कि कोविड के समय जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको भी आर्थिक सहायता उसके माध्यम से दी जाएगी। तो वो जो खर्च और होता रहेगा आपकी जानकारी में आता रहेगा। दूसरा सवाल पहले, प्रधानमंत्री जी का आप अगर एससीओ का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नए अफगान सरकार से उनकी क्या, या जो होने वाली सरकार है उसमें उनसे क्या अपेक्षा है, उसका बहुत अच्छी तरह से एलेबोरेशन किया है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी वहाँ के जाति पंथों को साथ में लेके चलने होनी चाहिए, ड्रग और टेररिज्म का वो बेस नहीं बनना चाहिए, ये सब, और वुमेन्स राइट है, ऐसे कई सारे इश्यूज है। अभी किसी भी ये इश्यूज पे तालिबान ने अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया दी नहीं है, पोजीशन क्लियर की नहीं, किसमें की है जो हमको अमान्य है ये भी आपको पता है। इसलिए ये वेट एंड वॉच सिचुएशन है। परंतु आज की स्थिति में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई इतने जल्दी कोई ऐसा इस बारे में निर्णय होगा। जो नाटो और स्क्वाड का सवाल है, तो नाटो इज एसेंशियली सिक्योरिटी अलायंस जो अभी नई बनी है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके की आकुस, वो भी एक सिक्योरिटी अलायंस है। परंतु क्वाड हैज़ मच वाइडर एंड ब्रॉडर लैंडस्केप, क्योंकि उसमें क्लाइमेट चेंज जैसे भी इश्यूज है, वैक्सीन जैसे भी इशू है, टेररिज्म जैसे भी इशू है। ऑफ कोर्स देयर आर सम सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। इसलिए क्वाड और नेटो की कंपैरिजन करना आज के परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि इट इज इररिलेवेंट। आपने पूछा था भाई, तालिबान का चाल चिंतन चेहरा चरित्र सर्वथा अनुपयुक्त रहा है, परंतु तालिबान के जो तलबगार यहां बैठे हुए हैं और उन तलबगारों के जो खिदमतगार हैं उनसे पहले पूछिए कि आपके लिए तालिबान कितना बड़ा यार नजर आता है। और ऑन द इशू ऑफ क्वाड, आई वुड लाइक टू से, since NATO is basically concentrated towards the Northern America and Europe, NATO के जितने भी allies थे right from the time in April 1949 when it was formed, तो आप देखेंगे ईस्ट में मैक्सिमम टर्की तक है, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है और कनाडा है। क्वाड इज टोटली एशिया पैसिफिक, जिसको आप इंडो पैसिफिक कहते हैं, यानी ये फार ईस्टर्न का है और वो वेस्टर्न का है। उसको उस जमाने में दूसरे रीजन से बनाया गया था, और इसमें क्वाड में ये 21st सेंचुरी में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सभी को विकास की संभावनाएं सभी देशों को समान रूप से उपलब्ध रहें, उसके लिए बनाया गया है। तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक डोमेन ये है, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परंतु कई सारे कंपनीज में ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टमेंट है जो अभी प्राइवेट में है, और वो जो आगे जाएगी, मुझे लगता है जोमेटो वगैरह कंपनी में भी हो सकता है, मुझे पक्का
ये नहीं, लेकिन ये तो पता चल जाता है आजकल तो, नो सच इन्फॉर्मेशन कैन रिमेन कॉन्फिडेंशियल। धन्यवाद।